तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बंदा अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये कोई और नहीं बल्कि अपना ये यार गुंडा है। उसका मैंने की हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की। उसने मेरा 70 मिलियन का नुकसान कर दिया और मुझे बेवकूफ भी बना दिया। मैं कसम खाता हूँ अगर इस बार मैंने बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। तभी उसके पास एक लड़की होती है, वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है यंग मास्टर जू, मेरे पास एक प्लान है, क्या आप इसे सुनना चाहोगे। जू चौंकते हुए कहता है क्या, कैसा प्लान मुझे बताओ। वो भी कहती है क्या आपने नहीं कहा था कि। ऑप्शन खत्म होने के बाद यांग इरफान उस भट्टी को लेकर तुरंत घर चला गया था। ये इनलीगल बिजनेस है, उसने कानून तोड़ा है। तो सुनिए, प्लान ये है किसी एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढकर ये सब बताकर उसके घर भेज देंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। वो लोग उस भट्टी को जब्त कर लेंगे। बस इसी तरह से उसे अपने पैसे से और भट्टी से दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो कमीना उस लड़की को अपने भाव में भर लेता है और कहता है डार्लिंग तुमने तो क्या गजब का प्लान बनाया है, आज रात को मैं इसका इनाम तुम्हें जरूर दूंगा, ये लो पहले चुम्मा ले लो। वो कहती है हाँ मैं इसी के लिए तो हूँ यहाँ पर। वो कमीना इविल इस्माइल में हंसते हुए कहता है यांग इरफान तुम बस इंतजार करो, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका 10 गुना तुम्हें वापस लौटाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें यंग फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आता है और वो कहता है मुझे एक अच्छी क्वालिटी का जेड मिल चुका है, चलो अब इस भट्टी की मरम्मत करते हैं। इतना करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, एक हाथ से भट्टी पकड़ता है दूसरे हाथ से जेड और वो कहता है ये जेड इतना तो बड़ा होना ही चाहिए कि ये इसे ठीक कर दे। इतना कहने के बाद अपने मुट्ठी से उस जेड को चूरा चूरा कर देता है और उस भट्टी के ऊपर गिराते हुए कहता है सच में पांचों एलिमेंट की पावर इनक्रेडिबल है, ये कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। वो जेड का टुकड़ा उस भट्टी को धीरे धीरे ठीक कर रहा था, तभी अचानक से उस भट्टी के अंदर से ड्रैगन निकलते हैं, फिर पत्थर भी निकलता है, उसके बाद में एक पील भी निकलता है और वो अपने मन में कहता है क्या यही है 9 ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट एलिमिनेशन हेवनली पील। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पील को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है क्या ये पील लिन को उसकी बीमारी से बचा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भट्टी के अंदर की सारी स्पिरिचुअल क्यूआई खत्म हो गई है। अब मुझे आश्चर्य है कि इस भट्टी में अगली बार स्पिरिचुअल क्यूआई को भरने में कितना समय लगेगा। तभी अचानक से बाहर किसी की आवाज आती है, वो कहता है मिस्टर यांग इरफान क्या आप घर पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ मैं घर पर हूँ, अभी आ रहा हूँ। इतना करने के बाद उस पील को अपने बोतल में भरता है और दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने देखकर चौंक जाता है। वो कहता है व्हाट द फक, यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम हो कौन। हम देखते हैं सामने एक लड़की खड़ी होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर यांग, मैं मियाओ इनकी जूनियर सिस्टर हूँ, मेरा नाम मियाओ यान है और ये सभी आइटम मेडन मियाओ की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, उम्मीद है ये गिफ्ट आपको पसंद आएगा। वो चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मियाओ को ऐसा लगता हो मुझे एशियन भट्टी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे 9 ड्रैगन जेड भट्टी खरीद ली थी। सुनिए प्लीज मेरी तरफ से मेडन मियाओ को धन्यवाद कर दीजिएगा, हालांकि मुझे भट्टियों को इकट्ठा करने का शौक नहीं है। मैं सच में आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप इस गिफ्ट को वापस लेके चल जाइए, मैं इस गिफ्ट को नहीं ले सकता। वो डरा जाती है और घुटनों पे मतलब झुकते हुए कहती है मिस्टर यांग अगर आप ये गिफ्ट नहीं लेंगे तो मुझे अपने सेट से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी अचानक से बाहर से कोई बंदा आता है, दरवाजा को जोर से पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है हे यहाँ पर यांग इरफान कौन है। मेन कैरेक्टर कहता है मैं हूँ यांग इरफान, बताइए क्या हुआ, कोई काम है। वो हम मोटा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और हंसते हुए कहता है यांग इरफान हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम इलीगल आइटम बेचने की कोशिश कर रहे हो और लगता है एक से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो, तुम शक के घेरे में हो। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो बिंदास खड़ा होता है और हल्की से स्माइल मारते हुए कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको किसने रिपोर्ट किया है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और हाँ तुम्हारे यार्ड में ये जो मौजूद सभी ब्रोंज वेसल हैं तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये सब असली है। तो गाइस ब्रोंज वेसल का मतलब होता है कांसे का बर्तन। और वो मोटा आगे कहता है तुम्हारे ऊपर इलीगल आइटम सेल करने का इल्जाम लगा हुआ है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत है ना। उस मोटे की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा सीरियस बन जाता है। पीछे से मियाओ यान कहती है मिस्टर यांग आप चिंता मत कीजिए, ये सभी आइटम ओरिजिनल है, असली है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। इतना कहने के बाद अपने बैग में से वो डॉक्यूमेंट निकालती है और उस मोटे को दे देती है। मोटा कहता है ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। वो भी कहती है ये इन सभी आइटम का डिटेल लिस्ट है, इसके अंदर ऑप्शन के रिकॉर्ड का जानकारी भी शामिल है, प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मोटा उस डॉक्यूमेंट को ले लेता है और खोलकर देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इन नकली डॉक्यूमेंट को देखकर मैं पागल बन जाऊंगा, तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। मुझे ये सब डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे
पहले से पता था, ये सभी नकली है, नकली है। उसकी बातें सुनकर मियाओ यान भड़क जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट पे दिया गया जो नंबर है उस पर फोन लगा कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये डॉक्यूमेंट नकली है कि असली। ये सभी नंबर ऑप्शन हाउस के हैं, तुम्हें खुद पता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में नकली नंबर नहीं चढ़ा सकते। वो मोटा उन सभी डॉक्यूमेंट को फेंक देता है और कहता है, ये सब समय की बर्बादी है। जब मुझे पहले ही से पता है ये सब डॉक्यूमेंट नकली है तो मैं क्यों फोन करूं, मैं क्यों करूं फोन। सभी बॉडीगार्ड जाओ उन सभी आइटम को जब्त कर लो। वो लोग भी कहते हैं यस बॉस। इतना कहने के बाद वो सभी आइटम को उठाने के लिए चल जाते हैं। तभी बीच में अपनी मियाओ यान आ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक भी आइटम को हाथ नहीं लगा सकते। मैं अक्सर हेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें वहां पर कभी भी नहीं देखा है। असल में डॉक्यूमेंट नकली नहीं है, तुम नकली हो, तुम धोखेबाज हो। वो मोटा कमीना बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं नकली हूँ, लेकिन ये सब कहने वाली भला तुम होती कौन हो। वो तुरंत बहुत तेजी की स्पीड से उस मोटे बंदे के पास जाती है और उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में जमने लगता है और वो कहती है, अगर तुम इस बर्फ के अंदर 3 मिनट से ज्यादा समय तक रहे तब तुम कभी भी नहीं डोल पाओगे, अपना पूरा जिंदगी बिस्तर पर बिताओगे। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, बताओ तुम हो कौन। मियाओ की बातें सुनकर उस मोटे की फट जाती है, उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो डराते हुए कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। दरअसल मुझे ये सब करने के लिए किसी ने कहा था। वो जू मिंग नाम का एक बंदा था, उसने कहा था कि अगर हम उसका काम पूरा कर देंगे वो हमें 10 लाख युआन देगा। फिर मियाओ यान हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और झुकते हुए कहती है, मिस्टर यांग मैं इन लोगों को आपके हवाले करती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आप निश्चित रहिएगा वो सभी आइटम और डॉक्यूमेंट सब रियल है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है तुम्हारा धन्यवाद। वो इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों को और देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, और हाँ मिंग यांग को बता देना मैं एक दिन उसके पीछे जरूर आऊंगा। वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, झू मिंग यांग क्या सोचता है कि मैं उससे डर गया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आसमान में एक ड्रैगन उड़ते उड़ते कहीं जा रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि अपना यू लोंग सेंग होता है और उसके ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वो कहता है, यू लोंग सेंग क्या तुम्हें मेरी हर कही गई बात याद है? याद रखना किसी को भी चोट मत पहुंचाना, अगर तुम किसी को देख भी लो तो उसे डरा कर भगा देना, फिर इसके बाद कुछ करना। वो भी कहता है, आप चिंता मत कीजिए मेरे ग्रेट मास्टर, आप निश्चित रहिए मैं सब कुछ देख लूंगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा यू लोंग सेंग जो फैमिली के फैक्ट्री को जला रहा था, जला जला कर खाक कर देता है। वाह वाह, हमारे मेन कैरेक्टर का बदला लेने का क्या तरीका है, दुश्मन के फैक्ट्री को जला जला कर राख कर दिया। कुछ घंटे बाद यू लोंग सेंग अपना पूरा काम करके वापस आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और वो कहता है, मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ जला जला कर राख कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, गुड गुड गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो अब घर चलते हैं। और वो अपने मन में कहता है, जो फैमिली के लगभग 1 बिलियन प्रॉपर्टी को हमने बर्बाद कर दिया है, अब तो पक्का उनका खेल खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जो फैमिली के मेंशन का सीन दिखा जाता है जहां पर कोई कहता है, क्या हुआ, क्या बात है, क्या 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 इस समय कितना हो रहा है। झू मिंग याओ घबराते हुए कहता है, दादाजी मुझे अभी अभी खबर मिली है हमारे डोंगहाई फैक्ट्री में किसी ने आग लगा दिया। वो बंदा ये सब सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या, किसकी हिम्मत हो गई जो फैमिली को उकसाने की। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये जो फैमिली का पेट्रियार्च है और इसका नाम जू बाओ सान है। मिंग यांग कहता है, ये शायद यांग युनफान हो सकता है, हाल ही में मेरी उससे बहस हुई थी, उसी ने हमारे फैक्ट्री को जला कर राख कर दिया। इस बार बाओ सान को बहुत गुस्सा आ जाता है, अपरंपार गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है उसका सिगरेट कट कर नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या यांग युनफान, फिर से यांग युनफान, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। मिंग यांग कहता है, दादाजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यांग युनफान पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को पार कर लिया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बाओ सान गुस्से में कहता है, तो क्या हुआ, वो बहुत शक्तिशाली है, जू फैमिली भी किसी से कम नहीं है, मैं अभी अपने थर्ड अंकल को यहाँ बुलाता हूँ। मिंग यांग इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है, यांग युनफान अब मैं देखना चाहता हूँ कि तू अपने आप को कैसे बचाता है। दादा कहता है, मिंग यांग ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, उन यांग फैमिली वालों को दिखा दो यहाँ का असली बॉस कौन है। हाँ लेकिन सावधानी से, उन लोगों को हमारे बारे में पता न चल पाए। वो भी कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं सब कुछ देख लूंगा। वहीं पर वो दादा हंसते हुए अपने मन में कहता है, मेरे तीसरे चाचा के काबिलियत को देखते हुए यांग युनफान उसके सामने कुछ नहीं है, छोटा सा बच्चा है, मेरे चाचा उनको बहुत आसानी से, मतलब उसको बहुत आसानी से हरा देंगे। अब हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर एक पेशेंट का इलाज करके जा रहा होता है, वहीं पर एक लड़की होती है, नर्स होती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में पागल हो गई होती है। वो कहती है, डॉक्टर यांग मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपको सर्जरी करते हुए देखने का मौका मिल जाएगा, ये मैं विश्वास नहीं कर पा रही, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के मोबाइल पर फोन आने लगता है, जब वो उस फोन को देखता है उस पर यूने का फोन आ रहा होता है, वो उस फोन को उठाता है, फोन के दूसरी तरफ भागने की और जोर जोर हाँफने की आवाज आ रही होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, यूने क्या हुआ। वो भी कहता है, ब्रदर आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है, यूने तुम चिंता मत करो, तुम अपना लोकेशन मुझे बताओ, मैं वहां पर आता हूँ। वो एक दीवार के पास छुप जाता है और कहता है, मैं
उन लोगों से बचते बचाकर डोंग हाई हॉस्पिटल के बगल वाले पार्क में हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। तभी उसको कुछ एहसास होता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर सभी गुंडे उसको घेर चुके होते हैं। गुंडों में से एक गुंडा कहता है अच्छे बच्चे बनो और मेरे साथ चलो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा गुंडा हंसते हुए कहता है बहुत हुआ लुका छिपी का खेल, साथियों जाओ उसे पकड़ लो। वो भी कहता है यस बॉस। इतना कहने के बाद उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यून भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मुझसे दूर रहो, फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। एक बंदा उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा बंदा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसके ऊपर से जंप मार के निकल देता है। तीसरा बंदा उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत तेजी की स्पीड से निकल जाता है और कहता है मेरे बड़े भाई यांग इरफान ने मुझे जो पिल दिया था उसे खाने के बाद मैं पहले वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। गुंडा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है निकम्मे साले बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे को पकड़ नहीं पा रहे हो कब से, इतने लोग मिलकर। तभी अचानक से पीछे से एक नीडल उड़ती हुई उनकी तरफ आती है। वो उसे लग जाता है, सॉरी उसे नहीं लगता है बल्कि सबको लग जाती है। वो लोग बेहोश होने से पहले कहते हैं आखिर तुम हो कौन। हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए कहता है ये मैं हूँ यांग इरफान। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक गुंडे के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हें जरूर जू फैमिली के लोगों ने भेजा है ना। वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है तुम मुझे चाहे पीट पीट कर मार दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आखिरकार तुम सच्चाई मुझे खुद ही बताओगे। इतना कहने के बाद 2 बोतल निकाल लेता है पील का। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस गुंडे के गर्दन के पीछे मारता है जिससे उसका मुंह खुल जाता है और उसके मुंह में पील डाल देता है। गॉप वो पील खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चल अब मुझे जल्दी से बता तुम लोग कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है और तेरा मकसद क्या है। भाई वो गुंडा उसको कुछ होश ही ख्याल नहीं होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो चीज पूछता है वो उसको बताने लगता है और कहता है हम लोग जू फैमिली के बॉडीगार्ड है, जू फैमिली के लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है। उन लोगों ने हमें ऑर्डर दिया था कि तुम्हारे भाई को किडनैप कर ले ताकि उसका इस्तेमाल करके बाद में तुम्हें धमकी दे सके। मेन कैरेक्टर हंसता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है जू फैमिली रुकेगा नहीं जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता। ठीक है उन लोगों को मुझसे लड़ाई करना है ना, अभी बताता हूँ असली लड़ाई किसे कहते हैं। इतना कहने के बाद अपना मोबाइल निकालता है और किसी को फोन लगा देता है। फोन के दूसरी साइड वाला बंदा फोन को पिक कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिस्टर जियांग मैं आपसे ये पूछने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप बहुत लंबे समय से साउथ ईस्ट रीजन में रह रहे हैं, क्या आपने जू फैमिली के बारे में सुना है, किसी ने हद पार कर दी हो या कुछ ऐसा वैसा कांड किया हो। हम देखते हैं फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि अपना जियांग पुलांग होता है। वो हंसते हुए कहता है डॉक्टर यांग आप निश्चित हो जाइए, मैं आपको 2 दिनों में सर्टिफिकेशन रिजल्ट दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें जू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई चिल्लाते हुए कहता है क्या वो साइक्लूजन में चले गए। ये कोई और नहीं बल्कि जू फैमिली का पेट्रियाज होता है। वो अपने नौकर से कहता है जल्दी से जाओ जू मिंगयांग को कहो मिशन रद्द करने के लिए। नौकर माफी मांगते हुए कहता है ओल्ड मास्टर माफ कर दीजिए, यंग मास्टर पहले ही अपनी टीम को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। ये सब सुनकर उसका कम्युनिटी फट जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो फोन में कहता है तो उसे रिलीज करने के लिए कहो। फोन के दूसरी साइड वाला बंदा कहता है मिस्टर जू क्या आपको नहीं लगता है ये सब करने में थोड़ी देर हो चुकी है। तभी अचानक से वहां पर कुछ बंदे आते हैं। एक बंदा उसे डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है मिस्टर जू हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारा सबूत है, आप बहुत सारे आपराधिक मामलों में शामिल है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पोता मिंग यांग वो भी बहुत सारे अपराधों में शामिल है, बताइए वो इस समय कहाँ पर है। ये सब सुनकर उसके मैने की हालत खराब हो जाती है, वो थर-थर कांपने लगता है, उसके पैरों से जमीन हिल जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये सब पता कैसे चला और तुम लोग हो कौन। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यही करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भाई खुलकर सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ। अगले वीडियो में और भी मजा आने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।